वेलकम यू ऑल। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज मैग्नेटिज्म में आज हम पढ़ने वाले हैं। और मैग्नेटिज्म में कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ। पहली बात आप याद रखें कि बायोट-सावर्ट्स लॉ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में करंट पास हो रही है, और तो जब भी करंट पास होती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ लॉ कॉल्ड बायोट-सावर्ट्स लॉ which helps us to calculate the magnetic field at any point. इसके बाद इसके एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर सर्कुलर कॉयल है या फॉर ऑन द एक्सिस ऑफ कॉयल है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बायोट-सावर्ट्स लॉ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लूप इस्तेमाल करता है और टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कोलम्बस लॉ पढ़ते हैं, और कोलम्बस लॉ में हम फोर्स पढ़ते हैं, और फोर्स से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करते हैं एट ए पॉइंट। और कोलम्बस लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज गासेस लॉ। सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलम्बस लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म या उसका अपडेटेड फॉर्म गासेस लॉ है, जिससे हम किसी भी सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिज्म में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई भी टाइप के, जिसका कोई भी शेप हो, किसी भी टाइप का शेप हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड करने की जिसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ कहीं फेल हुआ है तो वहाँ पे हमें मॉडिफाइड फॉर्म एम्पियर्स लॉ का यूज़ करना पड़ता है। तो आप एक ही बात याद रखें कि बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है बायोट-सावर्ट्स लॉ is useful or is used to calculate the magnetic field produced by the conductor. अगर एक कंडक्टर आपके पास है, उसमें करंट आई जा रहा है, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। से सपोज पॉइंट इज हियर एट पॉइंट P एंड इट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस कंडक्टर। अगर हम एट ए डिस्टेंस r मानते हैं फ्रॉम द कंडक्टर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द कंडक्टर, ये भी आप ध्यान रखें। सो बायोट-सावर्ट्स लॉ इज अ लॉ to be used to calculate the magnetic field at any point due to this current carrying conductor. And we know the current carrying conductor produces magnetic field. This conductor is an electromagnet. So ये बार मैग्नेट के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते. This is used for electromagnet. Whenever there is current, there is magnetic field, and you use this is Bayer-Savart's law. It cannot be used for a bar magnet. It's only for the electromagnet. अगर करंट ऑफ कर दी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट और इंटेंसिटी इसकी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब कौन कौन से पैरामीटर बायोट-सावर्ट्स ने बताए कि किस किस पैरामीटर पे डिपेंड है, कि यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड होगा, किस किस वेरिएबल पे डिपेंड होगा। सो हम क्या करते हैं, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, लेट्स अ पार्ट DL। अगर ये कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, पूरा कंडक्टर, इसी कंडक्टर लेंथ L मानते हैं हम, तो हम लेंथ का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं DL। और यहां से चूंकि करंट जो है वो यूनिफॉर्म रहती है हर जगह पे, ये याद रहे कि करंट व्हेन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंडक्टर। सो इस पोर्शन में जितना हमने स्मॉल DL पार्ट लिया है, इस वाले पोर्शन में हर जगह करंट सेम रहेगी। तो जब हम I मल्टीपल करेंगे इस स्मॉल पार्ट DL को, तो इस IDL को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट। और ये जो करंट एलिमेंट है ये खुद वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। Although current is a scalar quantity, but when you multiply I and DL, you get a current element. That current element is a vector quantity. यानी कि इसकी डायरेक्शन, इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है that depends upon the length, direction of the length L. और ये IDL, अब बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा है, बायोट-सावर्ट्स ने कुछ लॉ दे दिए। एक तो हमें क्या पैरामीटर आ गया, एक तो डिस्टेंस R, ये पॉइंट P जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। इट इज लाइक दिस, ये कंडक्टर है, ये छोटा सा पार्ट हमने लिया, यहाँ पे पॉइंट है। अब ऐसे चूंकि मैग्नेटिज्म में याद रखिएगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। वेक्टर प्रोडक्ट और रोटेशनल मोशन में अक्सर बस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और
वर्क पावर एनर्जी में आपका डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाता है। तो ये एक कंडक्टर है, दिस अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड ड्यू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सो यू हैव टू कंसिडर दिस डिस्टेंस कि जहाँ पे पॉइंट है, अगर पॉइंट यहाँ भी ले सकता हूँ, पॉइंट यहाँ भी ले सकता हूँ, तो हम देखना पड़ेगा कि पॉइंट डिस्टेंस पे कितना वैरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह कितना होगा, इस जगह कितना होगा, डिपेंडिंग अपॉन। तो यहाँ पे हम आर रखते हैं एंड आर द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे है, इस आर और इस डीएल के दरमियान ये थीटा है, एंगल इज बिटवीन आर, यानी कि आर का जो वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन पार्ट किस डायरेक्शन में आर है, और इट्स द एंगल बिटवीन, आप याद रखिए फिलहाल एंगल बिटवीन आर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एल। लेंथ ऑफ कंडक्टर और आई के दरमियान, दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर और द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जो डायरेक्शन है आर का, यहाँ से डिस्टेंस है, ये जो आर है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट भी है, डायरेक्शन पार्ट भी है। तो डायरेक्शन पार्ट के साथ ये कितना लेंथ ऑफ कंडक्टर एंगल बनाएगा, वो थीटा है। आप फिलहाल याद रखें वेक्टर भी आर एंड एल, उसके बाद हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अब ये आपको डायग्राम बनानी है, दिस करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यू आर कंसिडरिंग अ स्मॉल पार्ट डीएल ऑफ दिस होल कंडक्टर। हम पहले स्मॉल पार्ट पर देखेंगे डीएल पे, फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल कंडक्टर के लिए। तो स्मॉल पार्ट डीएल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली पूरा कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करेगा, तो स्मॉल पार्ट डीबी करेगा प्रोड्यूस। दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज डीएल। जितना डीएल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड is directly proportional to dl the length of conductor। यहाँ मैंने db स्मॉल पार्ट लिया तो स्मॉल पार्ट ही लूंगा। तो आप करंट एलिमेंट भी लिख सकते हैं, तो db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो करंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी करंट ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी होगी, ऑब्वियसली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। सो db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, बट एंगल ऑफ साइन थीटा बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर l एंड दिस r, इसके डायरेक्शन पार्ट के साथ। यहाँ मैं वेक्टर में लिखा, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि डायरेक्शन पार्ट कैसे है। दिस एंगल बिटवीन एल एंड आर, और जितना आप दूर जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे उतना ऑब्वियसली आर बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी चांसेस है कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी सिंपली। दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो Biots-Savart law कैसे आप याद रखेंगे कि Biots-Savart law is used to calculate the magnetic field at any point due to a current carrying conductor. Let us consider a conductor of length L. Let dl be the small part and ideal is the current element. Let P be the point at a distance r from this current element where the magnetic field is supposed to be calculated. According to Biots-Savart law, this small element, length element, the magnetic field produced by this small current element, or the magnetic field produced by this small part dl, the magnetic field will be directly proportional to length of this conductor. The magnetic field will be directly proportional to current carrying the conductor, the strength of this current, strength of current, and the magnetic field produces is directly proportional to angle of sine. अब साइन क्या है, जब हम इसका डिटेल लेक्चर का वेरी सून देने वाले हैं तब हम कहेंगे कि साइन ही क्यों इस्तेमाल करना पड़ा। तो एंगल ऑफ साइन थीटा बिटवीन द डायरेक्शन पार्ट ऑफ दिस आर वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि एल एंड आर के दरमियान, एंड db इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। सो कंबाइनिंग दीज आर यू विल गेट db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta over r square, or db is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. This is the magnetic field produced by the current, this small element at a point P. So magnetic field is inversely proportional to r square, and mu naught 0 is a constant proportionality known as permeability of free space. इसका यूनिट भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट भी आप याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आता है ऑब्जेक्टिव। एंड द वे यू यूज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, you use the permittivity epsilon naught constant proportionality, and here we use permeability
म्यू नॉट इज डिवाइड बाई 4 पाई। इसका वैल्यू भी देख लीजिए आप, इसका यूनिट भी याद रख लीजिए आप। सो यू गेट डी बी इज इक्वल टू dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square। अब अगर मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, this is the magnitude of the magnetic field that depends upon the current, length and sin and angle theta this। So अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, I told you कि जो r है, r के डायरेक्शन पार्ट के साथ, यानी जो r जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, इसका डायरेक्शन पार्ट है, और डायरेक्शन पार्ट के साथ जो एंगल बना रहा है dl, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर ये लेंथ कंडक्टर की l है और ये पॉइंट है जहां पे आप इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हो, तो ये डायरेक्शन है, यानी कि इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे तो ये डायरेक्शन है, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हो तो ये डायरेक्शन है, तो ये थीटा या ये थीटा या थीटा, ये जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो उस पॉइंट के डायरेक्शन के साथ, यानी कि उस पॉइंट से, इस कंडक्टर से उस पॉइंट तक जो डायरेक्शन है उसके साथ एल का एंगल जो है दैट इज द थीटा, दैट इज साइन ऑफ थीटा। सो अगर मैं यहाँ लिखूं डी बी इज इक्वल टू वेक्टर पार्ट म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड आई राइट आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा आर कैप। तो मैं यहाँ आर कैप इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट, बिकॉज आर के बाय मैंने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है, अगर ये मैग्नीट्यूड पार्ट है तो बाय मल्टीप्लाई द यूनिट वेक्टर इट बिकम्स अ वेक्टर, तो बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, बट दिस विल बी द डायरेक्शन पार्ट। So I will make this dB is equal to mu naught over 4 pi I dl by r square into sin theta। इसको मैं लिख सकता हूँ, you know vector r is equal to r magnitude into r unit vector, magnitude part and direction part, so r cap is equal to vector divided by its magnitude part। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस इज आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड पार्ट, यहाँ पे भी आर मैग्नीट्यूड पार्ट है। सो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, मैं लिखूंगा डी एल आर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर बिकम्स आर क्यूब। सो ये फर्दर दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूंगा आई क्रॉस डी एल, आई क्रॉस डी एल से बराबर आ जाएगा, अगर मैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मानता हूं वो है आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा। अब देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एंगल साइन थीटा इन एंड डायरेक्शन। सो आई क्रॉस डी एल इज इक्वल टू आई डी एल इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब मैग्नीट्यूड पार्ट, and this is a vector form of Biot-Savart's law। This is vector form of Biot-Savart's law। आर क्यूब नीचे आ गया, कि जब नीचे आर क्यूब आ जाएगा, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, जब नीचे आर क्यूब आएगा तो ऊपर एक आर वेक्टर आ गया। अगर मैं आर स्क्वायर ही रखूंगा नीचे, यानी कि यहाँ आर, ये आर स्क्वायर मल्टीपल हो गया आर क्यूब, मैं यहां से ही इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई देन डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर, dl क्रॉस यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय r स्क्वायर मॉड ऑफ r। ये भी वेक्टर फॉर्म है, लेकिन यहां पे जब आप r स्क्वायर लिखेंगे तो ऊपर r यूनिट वेक्टर के साथ, बिकॉज द एंगल दैट dl मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ r नॉट विद द r, बिकॉज r के दो कंपोनेंट्स है, एक है मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन पार्ट। What is the angle between the length of conductor and the direction of that point where the magnetic field is supposed to be calculated? You have to find out the direction of that very r, not r itself. So if I introduced r here, then I have to write r cube. So if I want to keep r square, then there must be r unit cap, because dl will be the dl
and r cap will be 1, you will get no, you get across product के बदले आप साइन देखेंगे and you get r square. So this is one way to write the vector form in terms of r cap, and this in terms of r vector, then you have r cube in the denominator. This is Biot-Savart's law in terms of vector form. So ये small element की वजह से था, this was due to small current element at a point phi of distance r making angle theta. If you are supposed to calculate the whole magnetic field due to whole conductor, then you integrate this. On integrating, you get dB is equal to mu naught to constant है, 4 pi constant है, I भी constant है, you can integral dl cross r cap divided by r magnitude r square. This is b will be equal to, because integral dB is b, mu naught over 4 pi integral I dl cross r cap divided by r square. This is the total magnetic field calculated by using Biot-Savart's law at a point P due to a long straight conductor. Or you can इसको भी आप लिखेंगे, then you can write d will be equal to mu naught over 4 pi integral I into dl cross r vector divided by r cube. ये भी यही है, the two same. अब ये लिखें या ये लिखें, hardly matters. यहाँ कभी कंफ्यूज नहीं होगा, r क्यूब है तो यहाँ पे r वेक्टर होगा, और यहाँ r स्क्वायर है तो फिर यहाँ r कैप होगा, डायरेक्शन पार्ट ओनली. अब डायरेक्शन जो होगी, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको कभी आता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन वी यूज द राइट हैंड स्क्रू रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. आप सिंपली याद रखें कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. आपके पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आपका जो L और पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, अगर ये L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एट दिस द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड. अगर ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में होगा, ऊपर की तरफ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ B का डायरेक्शन मीन्स dl क्रॉस r की डायरेक्शन या dl क्रॉस r कैप की डायरेक्शन. जब आप dl क्रॉस r लिखते हैं मीन्स डायरेक्शन ऑफ B. dl क्रॉस r स्टैंड्स फॉर, अगर इनका एक प्लेन है, ये r कैप है और ये L है, इसका जो प्लेन होगा वो ये होगा, इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ होगा. अगर dl ऐसा है, सपोज योर r इज दिस, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट, डायरेक्शन विल बी B विल बी लाइक दिस, यानी कि B विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय dl एंड r. अगर पॉइंट R यहाँ पे है और L यहाँ पे है, जो ये प्लेन बनेगा, प्लेन के ऊपर इस साइड से परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट डिपेंडिंग अपॉन dl क्रॉस r. उसका भी खास ख्याल रखना है आपको प्रोडक्ट, इस वेक्टर प्रोडक्ट में, कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उधर साइन का खास ख्याल रखना है. सो dl क्रॉस r मीन्स द डायरेक्शन ऑफ means this plane formed by dl and r. अगर ये एक एक्सिस पे जा रहा है, ये दूसरे एक्सिस पे जा रहा है, उन दो एक्सिस पे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा B की डायरेक्शन. दिस इज Biot-Savart's लॉ. सिंपली हमारे पास जो Biot-Savart's लॉ है अब, दैट इज dB इज इक्वल टू so dB is equal to mu naught over 4 pi integral I dl sin theta over r square. हमारे पास है, मैंने अभी भी कहा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, आइडियल साइन थीटा. सपोज अगर ये स्ट्रेट वायर थी और मैंने इस वायर को बेंड कर दिया, मैंने इसको वायर गोल कर दिया, सपोज जैसे स्ट्रेट वायर, ना भाई बेंड इट लाइक दिस, मैंने गोल वायर बना दिया, और मुझे बोला जा रहा है कि सेंटर पे आप इसका मैग्नेटिक फील्ड देख लो. यूजिंग Biot-Savart's लॉ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिंग, करंट कैरिंग रिंग, और करंट सर्कुलर करंट कैरिंग वायर और सर्कुलर रिंग, जो भी कहोगे आप, एट द सेंटर. आप सेंटर में बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. यही कंडक्टर था अभी, तो वो देख लिया हमने. इसी कंडक्टर को हमने फोल्ड किया तो ऐसा बना लिया. तो आपने बताना है
सेंटर पॉइंट पे एंड सेंटर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें चेक करना है। वही करेंगे, बस ये फॉर्मूला याद करना है। एक तो आपने आर ढूंढना है, यहाँ आर रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ तक है आर हर जगह सेम होगा, इसका रेडियस सेम है। आपने एंगल थीटा देखना है। अगर मैं ये करंट एलिमेंट मानता हूँ एक डॉट पॉइंट, एक पॉइंट ना भूलें आप, हम 10th में अक्सर पढ़ते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल हो जाती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहां भी हम इतना पॉइंट इस्तेमाल करते हैं कि एक डॉट बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, इस पे जो टेंजेंट पड़ेगा, ऐसे हम मानते हैं जो डीएल है इट इज एज स्मॉल एज इट बिकम द डॉट एंड इज एट अ सिंगल पॉइंट लाइक ए टेंजेंट पड़ेगा यहाँ पे। दिस टेंजेंट डेफिनेटली विल बी परपेंडिकुलर दिस। अगर मैं ऐसे मानता हूँ, चलो ये डीएल यहाँ पे स्ट्रेट है, इट विल मेक एन एंगल 90। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डीएल, इतना छोटा लेता हूँ कि दैट बिकम्स स्ट्रेट, वो भी इसके साथ एंगल 90 बनाएगा, यानी कि आर डायरेक्शन के साथ दिस डीएल विल मेक एन एंगल 90। यहाँ पे भी वो इतना स्मॉल है कि दैट दिस डीएल विल मेक एंगल 90 विद द डायरेक्शन ऑफ आर। सो हर जगह मैंने 90 डिग्री इसको इतने स्मॉल पार्ट्स किए कि दिस डीएल makes an angle 90 with the R. So अगर हमें एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, हम बायर्ट्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। So dB will be equal to mu naught over 4 pi I is कांस्टेंट, को बाहर निकालो, dl into sin theta. Theta is the angle between R, the direction part where the magnetic field is to be calculated, and dl. मैंने अभी कहा कि dl इतना स्मॉल है कि that becomes a dot here, and dot make, every dot will make an angle 90। अगर तो टेंजेंट डालेंगे ना तो every dot will make angle 90 with this R। again down here इस पे टेंजेंट 90, इस पे टेंजेंट 90, यहाँ पे डालो 90, यहाँ पे डालो 90, everywhere the angle is 90 between this small current element and direction of this point where the magnetic field is calculated. So you have a sin 90 at every point divided by R square. R square is constant because it is constant everywhere here. So you have a dB is equal to mu naught I over R square. Sin 90 is 1 integral dl. जब ये स्मॉल dl मिलेंगे, जितने भी dl बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस बनाएंगे। सो द इंटीग्रल जमा जब करेंगे इन स्मॉल पॉइंट्स का, पॉइंट को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम अ सर्कमफ्रेंस, दिस 2 pi r. So this will be your 2 pi r. So your dB will comes out to be equal to mu naught over r square into 2 pi r. R and r cancel. Your dB will be equal to integral dB. So your B will be equal to, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल बनेगा, B will be equal to mu naught I divided by 2 pi, और म्यू नॉट 4 pi होता है, 4 pi, यहाँ पे 4 pi म्यू नॉट I into 2 pi divided by 4 pi r. एक आर कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are 5 and pi cancel. So B will be equal to mu naught I over 2r. This is the magnetic field due to a current carrying ring or current carrying a circular wire at the center of this wire. So here B varies inversely and linearly with respect to R. So your P is R, this is B, it will be like this variation. But in case of straight conductor, your B as per Gauss's law varies as square of distance. Gauss's law कहता है कि square of distance vary कर रहा है. But when we check the same Gauss's law at a circular ring, we find that it varies linearly with respect to R. That indicates magnetic field at point, जितना भी आप R बड़ा कर रहे हैं,
as much as you are enhancing that diameter the circumference of R, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना इस सेंटर पॉइंट पे कम हो जाएगा। जितना आप रिंग ज़्यादा बढ़ा लेंगे सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, बिकॉज वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू R। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायर-सावर्ट्स लॉ। तो आज के क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन की यूजिंग बायर-सावर्ट्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो लॉ इटसेल्फ, स्ट्रेट कंडक्टर से जो फॉर्मूला मिल रही है उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, फिर उसकी एप्लीकेशन पार्ट जो है वो था एट सर्कुलर रिंग पे। And with this, we will go for the next question. There's a modified form of this Bayer-Savart's law called Ampere's second law. Thank you very much.